गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस 2023 प्री की टेस्ट सीरीज चल रही थी और आज का जो हमारा टेस्ट रहने वाला है वो 46वां टेस्ट रहने वाला है। ये आपके जो आरएस प्री की टेस्ट सीरीज है ये आपके आरएस प्री के सिलेबस के ऊपर है, तो यानी हम इन टेस्ट सीरीज से पूरे के पूरे सिलेबस का रिवीजन कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनाए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। आज के अगर टेस्ट की बात करें कि 46वां टेस्ट है, उसमें सब्जेक्ट वाइज कौन से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो इसमें है हमारे इंडियन और राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, हम आज कवर करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ है, आपको पता है हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अनुसूचित जाति व जो जनजाति को पदोन्नत में वरिष्ठता प्राप्त होगी। 76वें संविधान संशोधन अधिनियम, 77वें संविधान संशोधन अधिनियम, 81वें या फिर 85वें। तो जो आपका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन है फोर्थ। 85वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि कब हुआ था, 2001 में हुआ था। उसमें अनुसूचित जाति के और जनजाति में होने वालों को जो वरिष्ठता प्राप्त होगी ये प्रावधान दिया गया। और ये प्रावधान कहाँ, अनुच्छेद 16(4)(a) में किया गया। तो इस 16(4)(e) है, इसके तहत है ये प्रावधान है दिया गया था कि अनुसूचित जाति व जनजाति को पदोन्नत में वरिष्ठता प्राप्त होगी। तो आपको याद रखना है ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन फोर्थ। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के किन राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया गया। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, असम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम और झारखंड। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 2। पश्चिम बंगाल के त्रिपुरा, मेघालय और असम इन राज्यों की सीमा में है वो परिवर्तन किया गया था। जो ये संविधान संशोधन कौन सा था, जब इसको उसमें राज्यसभा में पेश किया गया था तब वो 119वां संविधान संशोधन था। तो उस टाइम में ये संविधान संशोधन है वो हुआ नहीं था। तो 119वें संशोधन विधेयक के द्वारा है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है वो गाँव की अदला बदली करना प्रस्तावित किया गया था। तो इसको 2013 में 119वां संविधान संशोधन जो विधेयक है उसको राज्यसभा में रखा गया था। कब, 2013 में। किसमें, राज्यसभा में रखा गया था। और ये 2015 में 100वां संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में लागू हुआ। तो आप याद रख सकते हैं, अगर आपसे पूछ भी ले तो 119वें संशोधन विधेयक के रूप में तो ये राज्यसभा में रखा गया था और 2015 में है ये पारित हुआ था या लागू हुआ था। और इस अधिनियम के तहत है वो पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम की जो सीमाएं थी उनमें बदलाव हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार पर ऋण, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन व पेंशन, राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते। उपयुक्त में से कौन से है वो व्यय है वो भारित व्यय पर आधारित है। तो इनमें हमें देखना है कि कौन कौन से इसमें है। अगर हम बात करें भारित व्यय की तो अनुच्छेद 112 के अनुसार भारित व्यय पर जो आधारित व्यय है उनमें से पहला तो यही होगा कि भारत सरकार पर ऋण, जितने भी ऋण होते हैं यानी हम विदेशों से जो भी ऋण वगैरह लेते हैं, कोई भी MOU करते हैं, उनके आधार पर कुछ भी हम लेते हैं तो वो इस पर आधारित होते हैं। दूसरा,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं पेंशन बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते ये नहीं है, ये राज्य की जो भारत निधि है उस पर होते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। लेकिन उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन है वो भारत व्यय पर आधारित होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन व पेंशन सही है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते और राज्यसभा के सभापति एवं उपराष्ट्रपति इसी प्रकार आपके लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इनके वेतन एवं भत्ते हैं वो भी भारत विधि पर होते हैं। जो फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन, फेडरल कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन, उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन, और इसके साथ साथ जो न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है और उसमें जो अपेक्षित राशि होती है, न्यायालय के द्वारा जो दिया गया निर्णय होगा और उसमें जो अपेक्षित राशि होगी वो भी इसी पर भारित होगी। और संसद द्वारा घोषित अन्य कोई भी भारित व्यय, किसके द्वारा? संसद के द्वारा घोषित कोई भी भारित व्यय। तो ये सारे जो व्यय होते हैं वो किस पर होते हैं? अनुच्छेद 112 के अनुसार है वो भारत की भारित व्यय पर आधारित व्यय है। तो इसमें आपका राइट कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4 और 5। तो 1, 2, 4 और 5 ऑप्शन है फर्स्ट है जो आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है? विशेषित वीटो शक्ति, निलंबनकारी वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो शक्ति और आत्यंतिक वीटो शक्ति। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है 2, निलंबनकारी वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास है वो वापस पुनर्विचार हेतु लौटाता है। तो जो निलंबनकारी वीटो शक्ति होती है इसके द्वारा है जो विधायिका के द्वारा जो पारित किसी भी विधेयक पर है वो स्वीकृति देने से इनकार कर सकते हैं राष्ट्रपति, और इसको राष्ट्रपति है वो किसी भी विधेयक को संसद के पास है वो पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। अगर हम पॉकेट वीटो की बात करें तो जो पॉकेट वीटो होती है उसमें क्या होता है कि जो विधायिका होती है उसके द्वारा जो पारित कोई भी विधेयक होता है उस पर न तो स्वीकृति देते हैं और न ही स्वीकृति देने से इनकार करते हैं, तो ये क्या होता है? ये होता है आपका पॉकेट वीटो शक्ति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है 2। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन। संसदीय सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी जो असत्य है वो हमें चुनना है। संसदीय सचिव संसद के सदस्य होते हैं। संसदीय सचिव को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। संसदीय सचिव का काम मंत्रियों की सहायता करना होता है और संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का भाग होते हैं। तो इसमें जो दिया हुआ है कि जो सही नहीं है यानी जो असत्य दिया हुआ है वो ऑप्शन 4 है। संसदीय सचिव का काम है वो मंत्रियों की सहायता करना, ये बिल्कुल सही है। लेकिन संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का है वो भाग है वो नहीं होते। संसदीय सचिव की कोई भी संख्या है वो भी निर्धारित नहीं होती। संसदीय सचिव होती है उनकी संख्या है वो निर्धारित है वो नहीं होती। संसदीय सचिव जैसे शब्द का उल्लेख भी कहीं पे नहीं है कि हम सोचे कि संविधान में इसके शब्द का उल्लेख हो, तो शब्द का भी उल्लेख नहीं है। संसदीय सचिव है वो सदस्य, जो संसद होते हैं उसके तो सदस्य होते हैं, लेकिन जो संसदीय सचिव को राज्य मंत्री का भी दर्जा प्राप्त होता है लेकिन वो मंत्रिपरिषद का है वो भाग नहीं होते। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 जो कि असत्य यानी सही नहीं दिया हुआ। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त व 2 से अधिक सत्कर्ता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 4 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इनमें से जो सही कथन है वो हमें चुनना है। तो इसमें सत्य कथनों की बात करें तो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, बिल्कुल सही, जिसमें एक से केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त व 2 से अधिक सत्कर्ता आयुक्त होते हैं। 2 से अधिक नहीं होते, 2 से कम होते हैं। तो आपका जो कथन ए दे रखा है वो गलत हो गया।
इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती, बिल्कुल सही। एक 4 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर नहीं की जाती, 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर है वो की जाती है। इसमें 3 सदस्य कौन होते हैं? एक तो प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा लोकसभा के विपक्ष के नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता और तीसरे कौन होते हैं? जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्री। तो ये 3 सदस्य इस समिति में होते हैं। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जरूर करता है, लेकिन 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करता है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और गृह मंत्री होते हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त व सदस्यों के अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले होता है। एक बात ये याद रखना कि जो ये अपने कार्यकाल पूरा कर लेते 4 वर्ष या 65 वर्ष, उसके बाद ना तो केंद्र सरकार में और ना ही राज्य सरकार में किसी पद पर आसीन रह सकते हैं, ना ही राज्य सरकार में। इसके अलावा आप इसकी क्या बातें आपको याद रखनी है? इसमें आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग होता है वो अपनी रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को पेश करता है कि वार्षिक रूप से क्या क्या कार्य किए गए। तो इन वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट है ये राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति है फिर संसद के प्रत्येक सदन में है इनकी रिपोर्ट है वो उनको देते हैं। जो सत्कर्ता आयोग है, अगर इसकी शक्ति पूछ ले कि इसकी शक्ति वो किसकी जैसी होती है, तो जो दीवानी कोर्ट होते हैं उनके जैसी है इनकी शक्ति है। दूसरा आप देख सकते हैं कि जो केंद्रीय सत्कर्ता आयोग है वो एक जांच एजेंसी द्वारा जांच भी करवा सकता है, रिपोर्ट भी उससे जारी करवा सकता है। और साथ में केंद्रीय जो सत्कर्ता आयोग होता है वो एक तो केंद्र सरकार और या उसके जो भी प्राधिकरण है, केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरण है उनसे कोई भी रिपोर्ट की मांग कर सकता है, वो उनको देनी पड़ती है। और जो ये फिर कोई भी जांच करवाता है उसकी रिपोर्ट और उसकी कार्यवाही है वो केंद्र सरकार और उनके प्राधिकरण को देता है। तो इनकी सलाह पर केंद्रीय जो सत्कर्ता आयुक्त है इनकी सलाह पर वो कार्यवाही करते हैं। अगर ये जो आपकी केंद्र सरकार है या फिर उसके प्राधिकरण है इनकी सलाह को नहीं मानते, सहमत नहीं होते इनके, तो वो ऐसे सीधे मना नहीं करते, इनको लिखित में है वो देते हैं कि ये कारण रहा इसलिए मैंने आपकी सलाह को नहीं माना। तो ये सब चीज़ें किसके बारे में? आपको सत्कर्ता आयोग के बारे में अच्छे से ध्यान रखनी है। इसमें से कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो आपका राइट आंसर होना चाहिए। इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्योंकि ना तो इसका कथन ए सही है और ना कथन बी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्चतम न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह केवल परामर्श संबंधी तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, और यह मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है वो रखता है। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 3 अनुच्छेद याद रखने। कौन कौन से? पहला अनुच्छेद आपको 131 याद रखना है। अनुच्छेद 131 है, उसमें जो अपना सुप्रीम कोर्ट है उसको आरंभिक अधिकारिता प्रदान की गई है। इसमें अनुच्छेद 31 में आरंभिक अधिकारिता है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। फिर आपको याद रखना है अनुच्छेद 132 से 136। अनुच्छेद 132 से 136 है, उसके अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय है अपना सुप्रीम कोर्ट है वो देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। क्या है? अपीलीय न्यायालय है। तो हमने 131 में जाना कि उसे है वो क्या है? आरंभिक अधिकारिता है। दूसरा हमने जाना कि 132 से 136 है, उसमें इसे अपीलीय अधिकारिता भी है क्योंकि ये अपीलीय न्यायालय है। और जो एक बात और याद रखना है कि संविधान ने हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ये दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति द्वारा कोई भी निर्दिष्ट कोई तथ्य हो, कोई फैक्ट हो, कोई विधि हो, उस पर कोई पर्सन हो, तो उस पर है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से है वो राय ले सकता है, सलाह ले सकता है। ये किस में दिया गया है? ये अनुच्छेद 143 में दिया गया है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये तीनों जो अनुच्छेद है इम्पोर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है 143 के तहत, और 132 से 136 में सुप्रीम कोर्ट अपीलीय न्यायालय है, और 131 है उसमें इसके आरंभिक अधिकारिता दी गई है। तो
तो इन तीनों चीज़ों से होता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको 3 प्रकार की अधिकारिता दी गई है। आपके जो मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकारों को प्रवृत्ति में लाने के लिए जो रिट जारी करने की इसको शक्ति है वो तो है ही है, उसके अलावा है वो सुप्रीम कोर्ट है उसको 3 प्रकार की अधिकारिता है। 3 कौन कौन सी? पहली उसे प्रारंभिक अधिकारिता है, उसे अपीलीय अधिकारिता है और उसे सलाहकारी यानी परामर्श संबंधित उसको क्षेत्राधिकारी यानी अधिकारिता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है 4th हो जाएगा। आरंभिक यानी मूल अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और सलाहकारी या फिर परामर्शकारी या फिर परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4th। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन है वो सही नहीं है, जो कि गलत दिया हुआ है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सत्ता दल का होता है। लोक लेखा समिति पहली बार वर्ष 1921 में बनी थी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमें चुनना है कि जो सही कथन नहीं दिया हुआ। इसमें जो सबसे पहले दिया हुआ है कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से जो राज्यसभा है राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और जो लोकसभा है लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। इसमें सभी पक्षों का जो प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित किया जाता है। तो ये जो लोक लेखा समिति है ये सभी पक्षों का जो प्रतिनिधित्व है, सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व है वो सुनिश्चित करती है। क्यों करती है? क्योंकि जो लोक लेखा समिति में जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों का चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। तो इसमें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सत्ता दल का नहीं होता, ये इसमें गलत दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है 2। इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि टोटल सदस्य 22 होते हैं, राज्यसभा के 7, लोकसभा के 15, सभी पक्षों में है। ये सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है और लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है और कितने टाइम के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए होता है। तो आप याद रखना लोक लेखा समिति उसका कार्यकाल है वो 1 ही आपका वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का अगर आपको अध्यक्ष पूछ ले तो ये विपक्षी पार्टी का होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। अगला कहा है कि लोक लेखा समिति पहली बार 1921 में बनी थी, बिल्कुल सही बात है। ये 1921 में बनी थी। अगर आपसे पूछ ले कि लोक लेखा समिति का गठन है वो भारत सरकार के किस अधिनियम के द्वारा हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 इसके अंतर्गत है वो 1921 में है लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाती है, आपको नोट डाउन करनी चाहिए। ये जो लोक लेखा समिति होती है, जो भारत सरकार के जो खर्चे होते हैं, उन खर्चों का है वो लेखा रखती है, लेखा परीक्षा करने वाली समिति होती है। तो आपको ये 3-4 चीजें हैं इसमें याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 2। आप ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत है वो 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति का गठन किया गया था। एक इसमें सदस्यों की संख्या याद रखनी है, राज्यसभा के 7 और लोकसभा के 15 होते हैं। और एक ये चीज याद रखनी है कि जो अध्यक्ष होता है वो विपक्षी दल का सदस्य होते हैं। ये तीनों चारों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित 2 वक्तव्यों में से एक कथन व एक कारण दिया गया है, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौते का परिणाम नहीं है और इसमें घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। इसमें जो हमारा कथन फर्स्ट है ए है वो बिल्कुल सही दिया गया है और कथन आर है, जो आपका कारण आर है वो भी बिल्कुल सही दिया गया है और जो आर है वो ए की सही से व्याख्या भी करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका अनुच्छेद 1 है इसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ ए स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल
shall be a union of a state, यूनियन ऑफ स्टेट। स्टेट इसका क्या मतलब हुआ कि भारत या फिर इंडिया है वो राज्यों का एक यूनियन है, यानी राज्यों का संघ है। तो आपका कथन ए है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने जो भारतीय संघ के लिए जो फेडरेशन शब्द नहीं रखा था, अब आपसे कई बार पूछ लेता है, तो आपको ये याद रखना है कि जो कनाडा की तरह है, उन्होंने यूनियन शब्द का यूज किया था। कनाडा की तरह यूनियन शब्द का यूज किया था। अगर आपसे कभी पूछ भी ले कि हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने भारतीय संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो किसके आपसे पूछ भी ले कि किसकी तरह है वो यूनियन शब्द का यूज किया गया था और उसका क्या अभिप्राय है, तो आपको बताना है कि कनाडा की तरह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया और जिसका अभिप्राय ये मानता है कि भारतीय संघ है और संघ राज्यों के बीच परस्पर समझौते का परिणाम है, वो नहीं है, समझौते का परिणाम नहीं है। और क्या याद रखना है कि भारत में जो राज्य है, तो राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी आपसे स्टेटमेंट कई बार ये पूछ लेते हैं कि क्या भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार प्राप्त है, क्या भारतीय संघ राज्यों के बीच परस्पर समझौते का परिणाम है, या और एक दो स्टेटमेंट ये हो जाती है कि भारत में राज्यों की जो प्रकृति है वो तो नश्वर है, वो क्या है, नश्वर है या विनाशी है, इसीलिए भारतीय संघ को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की संज्ञा दी गई है। इसका नश्वर का क्या मतलब हुआ कि जो भारत में राज्य है उनकी सीमा चेंज की जाती है, उनका नाम है वो चेंज किया जा सकता है, उनका विनाश किया जा सकता है, यानी उसको एक दूसरे में मिलाया जा सकता है या फिर उनका नाम चेंज किया जा सकता है। लेकिन जो भारतीय संघ है वो अविनाशी है, उसका विनाश नहीं किया जा सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि भारत में राज्यों की प्रकृति है वो नश्वर है, लेकिन इसीलिए भारतीय संघ है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की संज्ञा दी गई है। और जो भारत है वो अपनी विशालता तथा सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण भारत ने जो संघीय शासन प्रणाली है उसको अपनाया है। इसीलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने इन्हें यूनियन शब्द दिया था और इसी शब्द की इन्होंने अनुशंसा की थी। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। मैंने जो आपको 3-4 स्टेटमेंट बताए हैं बोलकर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करने चाहिए, क्योंकि कई बार ये आपको स्टेटमेंट देख के नीचे कथन सही है गलत है इसमें पूछ लिए जाते हैं और हम इनमें पढ़ने में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और वो कई बार हमारे गलत हो जाते हैं। तो आप सभी के ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही होने चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन है वो असत्य दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की विधि का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का प्रस्ताव सदैव राज्यसभा में रखा जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा से 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी और उनमें से कोई नहीं। अगर हम उपराष्ट्रपति को पद पर हटाए जाने के बारे में बात करें तो उसमें कई प्रावधान है। कौन से? सबसे पहला तो ये कि संविधान के अनुच्छेद 67 में दिया हुआ है, ना कि 66 में। 67 में है वो उपराष्ट्रपति को जो हटाए जाने की विधि है उसका उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उसका जो प्रस्ताव है वो हमेशा राज्यसभा में ही रखा जाता है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा से 14 दिन पहले है उनको सूचना दी जाती है। और जो संविधान का अनुच्छेद 67 है उसमें उल्लेख है कि यदि राज्यसभा अपनी जो तत्कालीन सदस्य संख्या है उसके बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है, फिर लोकसभा उससे सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति है उसका स्थान है वो रिक्त हो जाता है। तो पहले याद रखना है कि जो राज्यसभा है वो अपनी जो उस टाइम की तत्कालीन सदस्य संख्या होती है उसके बहुमत से है वो पारित करे, फिर लोकसभा उससे सहमत हो, फिर उपराष्ट्रपति का जो स्थान है वो खाली समझा जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा कि जो इसमें असत्य दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने का उल्लेख अनुच्छेद 67 में है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है तथा नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए क्रमशः हमें ये बताना है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जो
भारत के जो नीति निर्देशक तत्व है वो भाग 4 में है, किससे लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न कथन किसका है? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये किसने बोला था? चित्तरंजन दास ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है डी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42 में दिया गया है। कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43 में। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41 में। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो अनुच्छेद 39 में दिया गया है। तो इसमें हमें सही सुमेलित पहचानना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। ऑप्शन फर्स्ट आपका ऑप्शन डी है, ये तो बिल्कुल सही हो गया। तो अगर हम बात करें कि जो अनुच्छेद आपका 42 है, अनुच्छेद 42 में क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया गया है कि जो आपका राज्य है ऐसा प्रयत्न करेगा कि जो व्यक्ति है उसको अनुकूल अवस्थाओं में कार्य करना पड़े, और जो स्त्रियां होती हैं उनको प्रसूति सहायता का उपबंध भी किया जाए। ठीक है। अगर 43 की बात करें कि अनुच्छेद 43 में क्या दिया गया है, तो इसमें जो सहकारी आधार पर जो कुटीर उद्योग है उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद अगर 41 की बात करें कि इसमें अनुच्छेद 41 में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके, यानी सभी नागरिक है अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार मिले, उनको शिक्षा मिले, तो ये सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकते। एक इसमें इंपॉर्टेंट आता है आपका अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 इसमें क्या रहता है? इसके तहत वो एक सामान्य सिविल संहिता, ये इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है। अगर ग्राम पंचायतों का गठन की बात करें तो ये किस में दिया गया है? ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है। तो ये आपके जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इस प्रकार पूछ ले जाते हैं। अभी जो आपने इसमें सुमेलित युग्म पूछा है तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। इसी प्रकार पूछ सकते थे, इस साइड है वो नीति निर्देशक तत्व दे देते, इस साइड अनुच्छेद दे देते, उनका मिलान करवा लेते। इसका राइट आंसर देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको इसमें सिर्फ राइट आंसर लगवा दिया था कि ये नहीं बताया कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो होगा केटी शाह। ये किसने बोला था? ये बोला था केटी शाह ने, केटी शाह ने बोला था। जो आपके नीति निर्देशक तत्व है उनके बारे में कई और जो आपके स्टेटमेंट है वो भी आते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनको भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा है? कि अनोखी विशेषता है वो किसने कहा है? तो वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब मैं आपको इसके कथन बता ही रही हूँ तो एक दो और भी बता दूं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, यानी बैंक ही अदा करेगा। तो ये बात कही थी केटी शाह ने। और इसके बारे में क्या कथन कहे गए हैं? एक इसके बारे में बोला गया है कि किसने कहा है, जो नीति निर्देशक तत्व है उनको, कि संविधान की आत्मा है। तो ये जो संज्ञा दी है वो दी थी जी ऑस्टिन ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक इसके बारे में और है कि जो नीति निर्देशक तत्व है उनको भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा, नीति निर्देशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा है वो किसने दी थी? तो आप ये भी याद रखें, ये दी थी टी कृष्णाचारी ने। तो ये आपको जो मैंने 4 चीज़ें बताई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। चारों के चारों
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, केटी शाह ने क्या कहा, और आपके जी ऑस्टिन ने क्या कहा, और टी कृष्णाचारी ने क्या कहा। वेरी इंपॉर्टेंट है। जब मैं नीति निर्देशक तत्व करवाई रही हूँ तो आपको पूरे कंप्लीट तरीके से करवाऊँ ताकि आपको अच्छे से कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर ना जाए। मैंने पहले आपको जैसे प्रस्तावना करवाया था, जो आपकी संविधान सभा करवाई थी, तो उनसे क्वेश्चन है जो मैंने करवाए उनसे कोई भी क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएंगे। इसी प्रकार हम आगे के टॉपिक भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था कर दी कि केवल अनुच्छेद 39 ख व ग में उल्लेखित राज्य नीति के निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। इसमें हमें अगर राइट आंसर की बात करें तो आपको ओनली ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर तो ऑप्शन डी होगा, और जो आपका कथन सेकंड दे रखा है वही सही है। फर्स्ट में क्या गलती है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 नहीं, ये 42वां संविधान संशोधन होगा। 42वां संविधान संशोधन था, उसके तहत है वो राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों को 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है डी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों पर विचार कीजिए। सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो राइट आंसर है इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी, केवल एक और दो। केवल एक और दो इसमें सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए आवश्यक तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं। इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिनमें गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित किया गया उनके वो वाले आपको प्रावधान बता देती हूँ, फिर आप उनमें से अच्छे से इसका आंसर दे पाएंगे। अगर हम बात करें तो सबसे पहला है आपका ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना ये किस में दिया गया है, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। दूसरे की बात करें जो दुर्बल वर्ग है, दुर्बल वर्गों की शिक्षा, दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि करना, ये आपके अनुच्छेद 46 में दिया हुआ है। अगला हम तीसरे की बात करें जो गांव में कुटीर उद्योग है, गांव में कुटीर उद्योग है, उनको कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, और ये किस में है, ये आपके अनुच्छेद 43 में है। जो आपका एक और तीसरा है ये दोनों तो मैंने आपको पीछे करवा भी दिए हैं। एक अगर गांधीवादी सिद्धांतों के बारे में और बात करें, चौथे की बात करें तो चौथा है आपका जो पोषण एवं जीवन स्तर को ऊंचा करना, जीवन स्तर को ऊंचा करना, और जो लोक स्वास्थ्य उसमें सुधार करना, वो है आपके अनुच्छेद 47 में। अगले अगर पांचवें की बात करें जो कृषि पशुपालन है, कृषि और पशुपालन का संगठन करना, ये आपके किस में दिया गया है, अनुच्छेद 48 में। अगला छठा है पर्यावरण का संरक्षण करना, और जो वन्य जीव जंतु उनकी रक्षा करना, वन्य जीवों की रक्षा करना, तो ये किस में है, ये भी आपके 48 से क में दिया हुआ है। तो कृषि पशुपालन 48 में, पर्यावरण का संरक्षण, वन्य जीव जंतु है उनके जीवों की रक्षा करना, ये 48 से क में दिया हुआ है। अगले की बात करें जो राष्ट्रीय महत्व के स्थान है, जैसे कोई स्मारक हो गए, कोई राष्ट्रीय महत्व की कोई वस्तु हो गई, उनका संरक्षण करना,
उनका संरक्षण करना, ये आपके अनुच्छेद 49 में दिया हुआ है। और लास्ट है 8वां, ये है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका से पृथक्करण। तो ये 8 क्या है? ये 8 है आपके जो गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करने वाले नीति निर्देशक तत्व। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये 8 के 8 याद करना है। अब इन 8 में से देखें तो इसमें हमें पहला नहीं है, ग्राम पंचायतों को संगठित करना है, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना ये भी है, सभी कर्मकारों के लिए आवश्यक तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना नहीं। 2 और 3 है, तो आपके 2 और 3 आपके राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3। अब आपको अच्छे से जो ये मैंने 8 आपको लिखवाए हैं या अच्छे से आपको लिखना है कि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत को प्रतिबिंबित करने वाले प्रावधान किन में है? इन 8 में है। तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, उनके अनुच्छेद भी आपको याद होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राज्य अपनी नीतियों का इस प्रकार संचालन करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। सभी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध हो सकेगा। उद्योगों के प्रबंधन में भाग लेने के लिए कर्मकारों को अवसर प्राप्त होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 ग उपयुक्त में से कौन से नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाते हैं? इसमें से हमें राइट आंसर देखना है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। 1 और 2 है, यही है वो नीति निर्देशकों को प्रभावी बनाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है? नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा किसी भी दशा में प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। मूल अधिकारों की अपेक्षा नीति निर्देशक सिद्धांतों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की अपेक्षा मूल अधिकारों को सदैव प्राथमिकता दी जाती है और कुछ मामलों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब यही क्वेश्चन है, मैंने आपको पीछे करवाया था कि जो आपका संविधान संशोधन हुआ था 42वां, संविधान संशोधन 42वां था, उसके तहत आपका जो अनुच्छेद 31 ग है उसमें संशोधन करके भाग 4 के सभी जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, पीछे क्वेश्चन में बता दिया था। लेकिन इस लैंग्वेज में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है आपको भी पता चला। अब हम अगर इनको ऑप्शंस को पढ़ते हैं तो सारों में कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो, लेकिन जो राइट आंसर होता है ऑप्शन डी होता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो टेस्ट सीरीज है आपको ये भी बताती है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन है किस प्रकार अटैम्प्ट करनी है, ये भी बताती है कि रिविजन करते इसमें किस टॉपिक पर ध्यान देना है, किस प्रकार की लैंग्वेज से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो इसीलिए ये जो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में तथा किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? क्रमशः अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन, अनुच्छेद 51A 44वें, अनुच्छेद 51A 46वें, अनुच्छेद 51 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 51A में जोड़े गए हैं और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति 1976 के अनुशंसा पर शामिल किया गया था। इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 3, 12, 5 और 8। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 सदस्य थे। संविधान में मूल कर्तव्यों को जो जोड़ने के लिए जो स्वर्ण समिति बनी थी जिसके अनुशंसा पर जोड़े गए थे 1976 में, वो उसमें सदस्य कितने थे? 5 सदस्य थे। अब बात यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति की आई है तो इसमें 1-2 क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो ये कि 1976 में कांग्रेस के द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। फिर 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो उसके द्वारा ये जोड़े गए थे।
और इसमें एक चीज़ आप याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने के लिए है वो अनुशंसा की थी। तो ये 8 कर्तव्य है इन्होंने जोड़ने के लिए अनुशंसा की थी, लेकिन फिर भाग 4 क में 51 क में है वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, लेकिन उन्होंने अनुशंसा कितने की थी? 8 की थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक इससे ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल 8 मूल कर्तव्यों को तो जोड़ने का सुझाव दिया था, जिसमें से एक ऐसा मौलिक कर्तव्य था जो कि इन 10 में शामिल नहीं किया गया, तो वो था नागरिकों द्वारा कर अदायगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा मौलिक कर्तव्य था जिसके स्वर्ण सिंह समिति ने तो अनुशंसा की थी लेकिन 10 मौलिक कर्तव्यों में नहीं जोड़ा गया, तो आपका होगा नागरिकों द्वारा कर अदायगी। और इन्होंने कितनों की अनुशंसा की थी? 8 की थी, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10। तो अब आपसे पूछ ले कि कितने मूल कर्तव्य वो जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने हैं? 11 है। 11वां कब जोड़ा गया? 51 क के तहत 86वें संविधान संशोधन में। 86वें संविधान संशोधन कब में? 2002 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? सैयद मोहम्मद, VN गौडगिल, रजनी पटेल और CRA ईरानी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सैयद मोहम्मद भी रहे हैं, VN गौडगिल रहे हैं और रजनी पटेल रही हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है बी। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया। मूल कर्तव्य को प्रभावी बनाने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? सैयद मोहम्मद, VN गौडगिल, CR ईरानी और सिद्धार्थ शंकर रॉय। तो राइट आंसर ऑप्शन सी CRA ईरानी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही हैं? इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा कि इसमें से ना तो कथन 1 और ना ही कथन 2 सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्यों के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? झील, नदी, पर्वत और वन्य जीव। वन, झील, नदी और वन्य जीव। तो राइट आंसर ये आ जाएगा, वन भी है, झील भी है, नदी भी है और वन्य जीव है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? अनुच्छेद 155(1) के तहत, 154(2), 161(1) और 164(2। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अनुच्छेद 164(2) है उसके तहत है वो मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे। तो ये तो नहीं हो सकता। मोहनलाल सुखाड़िया सही है, हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत और अशोक गहलोत। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी, जिन्होंने 3 से अधिक अवसरों पर राजस्थान की शपथ ली है, राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही सुमेलित है? इस साइड मुख्यमंत्री, इस साइड उनके कार्यकाल दे रखे हैं। इसमें से जो सही सुमेलित है वो हमें बताना है। जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 1981, बरकतुल्ला खां नहीं, भैरों सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फर्स्ट, जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 1981। आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल और बरकतुल्ला खां। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसमें टीकाराम पालीवाल रहे हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 है वो नहीं रहे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी।
आगे बढ़े अपना अगला क्वेश्चन। राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया के बारे में सही सुमेलित नहीं है। जो गलत दिया हुआ है वो हमें बताना है। मोहनलाल सुखाड़िया बाद में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने, सही है। हरदेव जोशी मेघालय के बने थे। शिवचरण माथुर असम के बने थे। जगन्नाथ पाटिया बंगाल, ये आपका गलत है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। जो असंगत दिया हुआ है वो हमें चुनना है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कर्तव्यों का प्रयोग करता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है वो गलत दिया गया है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करता है लेकिन सारे नहीं करता, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको 30 क्वेश्चन करवाए। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने फ्रेंड्स के साथ है शेयर करना, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना। और इस क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनको सभी के पास इस क्लास पहुंच सके और उनको इसका फ़ायदा मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।